याद माजी में खुश आमदीद। पेश खिदमत है नॉवेल हम कहाँ के सच्चे थे की किस्त नंबर 7। मेरी तो समझ में नहीं आया था कि मुझे रुकना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए। और इससे पहले कि मैं वहां से जाने का फैसला करती, उसने कहा था, आप कैसी हैं मेहरीन। और उसके मुंह से अपना नाम सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। अपने हाथ में रखी हुई किताबें शेल्फ पर रखकर मैं उसकी तरफ चली आई और वो स्क्रीन पर नजरें जमाकर कीबोर्ड पर हाथ चला रहा था। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मेरे सवाल पर कंप्यूटर से नजर हटाए बगैर उसने कहा था कि बैठ जाएं। और मैं उसके पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई और मेरे बैठते उसने पूछा था कि पानी पिएंगी? नहीं। अच्छा तो प्लीज मुझे एक ग्लास में डाल दे। और मैं उसके मुतालबे पर हैरान हुई थी, लेकिन मैंने सामने पड़े हुए जग से एक ग्लास भरकर कंप्यूटर के पास रख दिया और उसने कंप्यूटर प्रिंटर से कुछ कागज बाहर निकालते हुए बाएं हाथ से पानी का वो ग्लास उठाकर पीना शुरू कर दिया। थैंक यू। आपने पूछा था कि मैं आपका नाम कैसे जानता हूं। मैं आपका नाम नहीं और भी बहुत कुछ जानता हूं। ग्लास रखकर उसने एक बार फिर कीबोर्ड पर हाथ चलाते हुए कहा था और मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा कि मसलन क्या? मसलन ये कि आप शिबा की दोस्त हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म की ऑरेटर हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, नर्म दिल की मालिक हैं, अंग्रेजी में शायरी करती हैं, आर्टिकल्स लिखती हैं, बहुत बहादुर हैं, उसूल परस्त हैं, लोगों के बहुत काम आती हैं। और आपको लोगों का दिल जीतना आता है, बकौल शिबा के जादू आता है, लोगों को अक्सर लाजवाब कर देती हैं, वगैरह वगैरह। वह कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए धीमी आवाज में बोलता गया था जैसे ये सब स्क्रीन पर लिखा हुआ था। और कुछ देर तो मैं चुप बैठी रही और समझ में नहीं आया कि क्या कहूं। और मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं और मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हैं? अरे मैं शिबा का कजन हूं, असफंद उस्मान। और इस घर में कौन है जो आपके बारे में कुछ नहीं जानता? कुछ तो शिबा बताती रहती है और कुछ आपकी वीडियोस देखकर पता चलता रहता है। और मैं खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। आप कुछ नहीं पूछेंगी मेरे बारे में? यकदम उसने कहा था। मसलन क्या? मसलन ये कि मैं क्या करता हूं, क्या मशागिल है मेरे? नहीं। पहली दफा उसने कंप्यूटर स्क्रीन से मुस्कुराते हुए नजर हटा ली और कहने लगा, क्यों नहीं पूछेंगी? क्योंकि मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं कुर्सी से खड़ी हो गई थी और एकदम ही मेरा जी उच्चाट हो गया था हर चीज से। उसके मुंह से अपना ये तफसीली तारुफ मुझे अच्छा नहीं लगा था। और मैं लाइब्रेरी से निकल आई थी और शिबा मुझे कॉरिडोर में मिली थी। मैंने किताबें ले ली हैं। मैंने उसे हाथ में पकड़ी हुई किताबें दिखाते हुए कहा था और फिर मैं शिबा के साथ उसके कमरे में चली आई थी। इसके बाद दूसरी मेरी मुलाकात उससे यूनिवर्सिटी में हुई थी, जब शिबा ने उससे मेरा तारुफ करवाया था। उसने भी लिटरेचर में मास्टर्स करने के लिए एडमिशन लिया था। वो इंग्लैंड से आया था और वहां वो शुरू से ही कंप्यूटर साइंस पढ़ता आ रहा था। अब यकदम लिटरेचर की तरफ रुझान समझ में ना आने वाली चीज था। और मैंने उससे पूछा कि लिटरेचर में इंटरेस्ट है क्या? नॉट एग्जैक्टली। अच्छा तो फिर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? वैसे भी जो किताबें हम मास्टर्स में पढ़ रहे हैं ना, आप तो यह हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। शिबा ने बताया था मुझे, और वैसे भी कंप्यूटर साइंसेज में आला तालीम हासिल करने के बाद ये अबाउट टर्न कुछ समझ में नहीं आ रहा। आफ्टर ऑल इंग्लिश कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट तो है नहीं। हाँ, मगर मैं लिटरेचर किसी और मकसद के लिए पढ़ रहा हूं।
और उस वक्त उसने मुझे बताया नहीं था कि वो लिटरेचर किस और मकसद के लिए पढ़ रहा था, लेकिन चंद ही हफ्तों के बाद उसके मकसद का मुझे पता चल गया था जब एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी कुछ नोट्स बना रही थी। एक्सक्यूज मी मेहरीन, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूं। असफन ने मेरे करीब आकर कहा था और मैं अपनी फ्रेंड से एक्सक्यूज करते हुए उसके साथ लाइब्रेरी से बाहर आ गई थी और उसने मुझसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बाहर आती उसने मुझसे कहा था और मैं उसका चेहरा देखते रह गई। मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजना चाहता हूं, लेकिन सोचा कि पहले आपसे बात कर लूं। वो बहुत संजीदगी से कह रहा था। देखें असफन, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, और फिर मैंने अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। कम से कम अपनी तालीम मुकम्मल करने तक तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने अपने हवासों पर काबू पा लिया था। मैं आपके बारे में जितना जानता हूं काफी है। हाँ, आपकी दूसरी बात के बारे में सोचा जा सकता है। और देखिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप जितना सोचना चाहती हैं सोच लें। अगर तालीम मुकम्मल करने के बाद शादी करना चाहती हैं तब भी मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ फॉर्मली तौर पर एक बार अपना प्रपोजल आपके घर भेजना चाहता हूं। आप इसके बारे में सोच लीजिएगा। वो ये कहकर चला गया था और बहुत दिनों तक मैं हैरान रही थी और मैंने फिर शिबा से बात भी की थी। वो इस प्रपोजल से बेखबर नहीं थी। असफन ने मुझे प्रपोज करने से पहले उससे भी बात की थी और फिर उसने मुझे कहा कि देखो मेहरीन, असफन तो ऐसा बंदा है कि अगर वो मुझे प्रपोज करता तो मैं आंखें बंद करके उस पर प्रपोजल को कबूल कर लेती हूँ। बहुत पढ़ा लिखा है, दौलतमंद है, बहुत खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किरदार बहुत अच्छा है उसका। अमेरिका में रहने के बावजूद उसने वहां की कोई बुराई नहीं अपनाई, ना ही उस पर इंग्लैंड में रहने का कोई असर हुआ है। और तुमसे पहले उसने कभी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली। उसका वाहिद पैशन कंप्यूटर था। लेकिन जब वो हमारे घर आया था ना, और जब उसने तुम्हारे बारे में जानना शुरू किया था और बहुत दिलचस्पी लेने लगा था वो तुम में, बहुत कुरेद कुरेद कर पूछता था तुम्हारे बारे में। और देखो, ये जो उसने मास्टर्स में एडमिशन लिया ना, ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो तुम्हें करीब से जानना चाहता है। मैं नहीं समझती कि उससे परफेक्ट मैच कोई और तुम्हें मिल सकता है। शिबा ने उसके हक में एक तकरीर कर दी थी और मैं खामोशी हो गई। कुछ दिन बाद असफन ने दोबारा मुझसे इस सिलसिले में बात की और मैंने उससे कहा था कि वो भी अपना प्रपोजल ना भेजे। अभी कुछ माह मैं इस सिलसिले में सोचना नहीं चाहती, और उसने मेरे मुतालबे को कबूल कर लिया था। और फिर मेरे और उसके दरमियान बहुत अजीब तरीके से अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो गई थी। वो वाकई बहुत नाइस बंदा था, बहुत कम बोलता था और बहुत ही मददगार किस्म का इंसान था। मैंने आज तक उसे किसी की मदद करने से इनकार करते हुए नहीं देखा था और मुझे ये सब पसंद है। मेरे लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव है। बहुत से लोग मुझ पर तवज्जो देते हैं, मेरी परवाह करते हैं जैसे मेरी फ्रेंड्स, मगर असफन के अंदाज में कोई और बात है। मेरे लिए उसका रवैया कुछ खास होता है। वो मेरे लिए जान देने के दावे तो नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे लिए जान दे सकता है। मैं चाहती हूं कि मुझे सारी दुनिया उसकी आंखों से देखे, उस मोहब्बत, उस मानूसियत, उस इज्जत के साथ जिसके साथ वो मुझे देखता है। और जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो पूरी दुनिया मुझे खूबसूरत नजर आने लगती है। कुछ भी भयानक, कुछ भी बदसूरत नजर नहीं आता। ना तो अपना माजी, ना अपने हालात, ना लोग, कुछ भी नहीं। वो मुझे कभी नहीं कहता कि मैं उसके साथ कहीं बाहर फिरने के लिए जाऊं, किसी पार्क में, किसी कैफेटेरिया में, किसी रेस्टोरेंट में। वो कभी ये नहीं कहता कि मुझसे फोन करूं या वो मुझे फोन करे। वो ये भी नहीं चाहता कि मैं उसके साथ सारा दिन यूनिवर्सिटी के लॉन, कैफेटेरिया या लाइब्रेरी में बैठी रहूं। हम रोज सिर्फ 10-15 मिनट के लिए मिलते हैं और कभी 1-2 घंटे भी हो जाते हैं। और अजीब बात है कि हमें अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए तन्हाई की जरूरत नहीं होती। दोस्तों के पास बैठे हुए भी ये एहसास कि असफन मेरे सामने बैठा मेरे लिए काफी होता है। एक दूसरे के चेहरे को 20 मिनट में
एक लम्हे के लिए भी देख लेना, ऐसा लगता है जैसे हम 20 मिनट से एक दूसरे पर नजरें जमाए बैठे हैं। पता नहीं उसके सामने मैं बोलना क्यों नहीं चाहती, मैं सिर्फ सुनते रहना चाहती हूँ उसकी बातें और उसकी आवाज। वो सारा से बातें करे या फिर रक्षी से, मुझे लगता है जैसे वो मुझसे मुखातिब है। और क्या मोहब्बत इसके सिवा कोई चीज है? और बाज दफा उसका चेहरा देखते हुए मैं सोचती हूँ कि अगर ये जान जाए कि महरीन मंसूर का बाप कौन था, तो क्या फिर भी उसकी आंखों में मेरे लिए यही इज्जत और मोहब्बत होगी? अरे नहीं, कभी भी नहीं। और मैं हमेशा से ये बात छुपाऊंगी, वरना मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मैं जिसके लिए सब कुछ हूं उसके लिए मैं कुछ भी ना रहूं और कोई मुझे यूं फेंक दे जैसे मैं इस्तेमाल शुदा कागज हूं, जैसे असवद ने किया था। और अगर असफन ने भी ऐसा किया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मैं जानती हूं वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और कभी जब वो कहता है कि मुझे उससे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे कहूं, क्या तुम्हें भी मुझसे ज्यादा कोई चाहेगा? पर मैं नहीं ये कहती। और अब मुझे अंदाजा हुआ है कि वो लीना जो उससे मेरे सामने रो पड़ी थी, वो मेरे लिए किस तरह बेकरार रहती थी और कहती थी कि पता है आपको ना देखूं तो मुझे लगता है जैसे कुछ मिसिंग है, जैसे हर चीज नामुकम्मल है। और मैं इस मिसिंग लिंक को ढूंढने के लिए तो यूनिवर्सिटी आई हूं। मुझे उसकी बातों पर कुछ यकीन आता था और कुछ नहीं, पर अब उसकी बात मुझे वही लगने लगी थी। हाँ, ऐसे ही होता है, मेरे साथ भी तो ऐसे ही होता है। जब मैं असफन को ना देखूं और मेरा दिल चाहता है कि मैं असफन से ये सब कहूं। लीना मुझसे कहती थी कि मेरा जी चाहता है कभी आप मुझसे कोई ऐसी चीज मांगे जिसका हुसूल बहुत मुश्किल और फिर मैं हातम ताई की तरह पूरी दुनिया में से ढूंढती फिरूं। वो मिल जाए तो मैं इसे ले आऊं और ना मिले तो कभी आपके पास ना आऊं। लेकिन आप तो कुछ कहती ही नहीं है। और मेरी आंखें उसकी बातें सुनकर भीगने लगती थी। हाँ, मेरा भी दिल चाहता है कि कभी असफन मुझसे कुछ मांगे तो मैं भी इस चीज को नगर नगर ढूंढती फिरूं। लीना मुझसे कहती थी कि आप चलती हैं ना तो मुझे यूं लगता है जैसे आपको कभी कोई गिरा ही नहीं सकता, कोई आपका रास्ता रोक ही नहीं सकता। आप देखती हैं तो यूं लगता है जैसे सामने वाले के बारे में सब कुछ जानती हैं, और आप बोलती हैं तो जी चाहता है दुनिया में सिर्फ आपकी आवाज गूंजे, बाकी हर आवाज खत्म हो जाए। वो अपनी बातों से मुझे दहला दिया करती है। मुझे खौफ आने लगता है उसकी मोहब्बत, उसकी अकीदत से। और अब जब जब मैं असफन को देखती हूँ तो मुझे लीना की बातें याद आने लगती हैं और फिर मैं असफन के चेहरे से नजर हटा लेती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे असफन से मोहब्बत हो गई है। और डायरी का ये पेज होता है यहाँ पे खत्म। सेकेंड जनवरी 1990। नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है इस डेट से। पिछले 6 साल के दौरान आज पहली मर्तबा सारा मुझसे नाराज हो गई है और आजकल तो हर एक ही मुझसे खफा है। पर उसे तो समझना चाहिए ना कि जो चीज वो मुझसे चाहती है वो बहुत ज्यादा है। मैं इसके भाई से शादी नहीं कर सकती अब जब मेरी जिंदगी में असफंद है और वो तो कुछ सुनने पर तैयार ही नहीं है। मुझे कहती है कि महरीन, तुम जानती हो आरिफीन भाई तुम्हें पसंद करते हैं और आज से नहीं पिछले कई सालों से। मैंने उसकी अम्मी की तरफ से अचानक उसके भाई का प्रपोजल लाने पर उसे फोन किया था और उसने मुझे ये जवाब दिया था। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे पसंद करते हैं, लेकिन हम बहुत से लोगों को पसंद करते हैं लेकिन सबसे शादी तो नहीं करते। और फिर मैं नहीं जानती कि वो मुझे इस लिहाज से पसंद करते थे। मेरे लिए तो वो भाई जैसे, मैंने कभी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा।
तो महरीन अगर पहले नहीं सोचा तो यार अब सोच लो ना। बहरहाल तुम्हें मेरी ही बात माननी है। सारा यार मैं पहले बहुत परेशान हूं लीना की वजह से, अब तुम और परेशान मत करो। तुम भी वही हरकत कर रही हो। महरीन मैं तुम्हें लीना वाले मसले से निजात दिलवाने के लिए अपने भाई का प्रपोजल दे रही हूँ यार। शायद वो अपने भाई का प्रपोजल ना लाती ना तो मैं इतनी जल्दी ये प्रपोजल भी ना भिजवाती, लेकिन अब तुम्हें हाँ करनी है महरीन। और वो बड़े यकीन से कह रही थी और मैंने उससे साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। अच्छा, और अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूं तो? सारा उस वक्त मेरे और असफन के बारे में नहीं जानती थी। उसने बड़े पुरसुकून अंदाज में कहा, आई कांट बिलीव इट, ओके। लेकिन ये सच है। मैंने उससे कहा था और फिर अपने और असफन के बारे में बताया तो वो बहुत देर तक चुप रही। इतनी चुप कि मुझे ये गुमान होने लगा कि शायद वो फोन रखकर चली गई, लेकिन फिर वो यकदम बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम्हें भी बातें छुपाना आ गया है, और वो भी मुझसे। और इतनी अहम बात। और देखो मैं वाकई बेवकूफ हूं। मुझे तो जान लेना चाहिए था ना कि ये बंदा जो रोज रोज तुम्हारे पास आकर बैठ जाता है, ये जो शिबा का कजन होने की वजह से नहीं बल्कि वो तुम्हें फांस रहा था। चलो अच्छा किया तुमने मुझे भी इतने अहम मामले से दूर रखा। कम से कम मुझे अपनी अहमियत का अंदाजा तो हो गया ना। बहरहाल अब अगर तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मेरे भाई का प्रपोजल कबूल कर लेना, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो महरीन फिर हमारे दरमियान दोस्ती नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। और फिर उसने मेरा जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया। और 4 दिन पहले इसी तरह लीना ने भी मुझसे कहा था, आपने मुझे दूसरों की तरह लेट डाउन कर दिया है। मेरी मोहब्बत अभी तक आप पर कोई असर नहीं कर सकी ना। आप जानती है ना मैंने कितनी जिद कितनी लड़ाई करके भाई और बाबा को इस रिश्ते के लिए तैयार किया था, और अब मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊंगी, उन्हें क्या कहूंगी। मैं उन्हें यही कहती रही हूं कि आप मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती हैं और आप मेरी बात को कभी रद्द नहीं करेंगी। लेकिन मैंने बहुत गलत किया आपसे दोस्ती करके, आपसे मोहब्बत करके। आपकी नजर में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। और फिर उसने भी सारा की तरह मेरी बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया था। वो और सारा चाहती हैं कि मैं असफन को छोड़ दूं और मैं उनकी बात मान लूं, लेकिन मैं कैसे उनकी बात मान लूं? मैं कैसे अपनी आंखों की रोशनी को ही खत्म कर दूं? वो जिसकी वजह से मुझे अपने होने का यकीन आया है, मैं कैसे उस यकीन को गंवा दूं? जिसके बारे में मैं सोचने से भी मुझे यूं लगता है जैसे मेरे इर्द गिर्द तक सब्जा ही सब्जा फैल रहा है और मैं नंगे पांव बेली डांसर की तरह उस सब्जे पर रक्स करती जा रही हूं, और किसी माजी का कोई हवाला मेरी राह में पत्थर बनकर नहीं आ रहा। मैं असफन के बगैर नहीं रह सकती, और जो ये सुकून सा मेरे अंदर है ये भी उसकी बदौलत है। अब कोई मशल मुझे बुरी नहीं लगती, मुझे उससे नफरत महसूस नहीं होती, मुझे किसी से भी नफरत महसूस नहीं होती, और मैं ऐसी ही रहना चाहती हूं, सरापा मोहब्बत बनकर। और ये सब हो सकता है सिर्फ एक शख्स की मेरी जिंदगी में शामिल हो जाने से। मैं सब कुछ पीछे छोड़ आई हूं। वो कीचड़ से भरी हुई लाश भी अब मुझे रात को डराती नहीं है। ना मुझ पे अब वो कोई खौफ रहता है कि अगर कहीं जो किसी को यह पता चल जाए कि मेरा बाप कौन था तो क्या होगा, और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। मैं सारे कॉम्प्लेक्सेस को बहुत पीछे छोड़ आई हूं। खुद को हवालों की दलदल से निकालने के लिए मैंने बहुत जदोजहद की है। अब महरीन को अपनी पहचान के लिए किसी दूसरे के नाम की जरूरत नहीं पड़ती। ना नामो नसब का कांटा मेरे पैर को जख्मी करता है, और ना आम शक्ल सूरत का तौक मुझे वजनी लगता है। मैंने खुद को अपनी मेहनत से एक्सेल किया है। उनसे जिनके चेहरे देखकर दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, उनसे जिनका शजरा नसब देखकर जी उनका गुलाम बन जाने को चाहता है। और महरीन मंसूर ने उन सब से 27 पाई है। और असफन उस्मान उस महरीन मंसूर की वाहिद ख्वाहिश है,
और अब सारा चाहती है कि मैं उसे भूल जाऊं, यानी असफंद उस्मान को। और उस दिन जब मैंने कैफेटेरिया में बैठे बैठे एकदम राबिया के आगे हाथ फैलाया था तो वो चौंक पड़ा था। मैंने राबिया से कहा था कि जरा देखो मेरा फ्यूचर कैसा है। मैं जो कभी पामिस्ट्री पर यकीन नहीं रखती थी, पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं अपने कल के बारे में जानूं। और राबिया के बजाय उसने मुझसे कहा कि क्या जानना चाहती हैं आप? बस यही कि क्या मैं आइंदा जिंदगी में खुश रहूंगी। और वो मेरी बात पे मुस्कुराया था और राबिया ने मेरा हाथ थाम लिया था। क्या हो गया जानेंगे हमारे वाले एपिसोड में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।